बुनकरों की रहनुमाई का दम भरा जाता है, लेकिन इनसे एक बुनकर सर्कल नहीं बना। आज एक बुनकर सर्कल वो नहीं बना सके। एनजीटी के वक्त वो गायब, साइजिंगों के मामले के वक्त गायब, पावर लूम के ऊपर मुसीबत आती है तो गायब, जब बिजली के दाम बढ़ते हैं तो मिनिस्टर इनसे मिलने के लिए मना कर देता है। कारपोरेशन में जब इनका इक़्तिदार रहता है तो कारपोरेशन के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड इनको पहचानने से इनकार कर देता है। इनके यानी कोई इनको पहचान नहीं पाता। ये खुद सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर डांगे को फ़ोन करके बोलते हैं कि मैंने तुमको 18 मरतबा फ़ोन किया, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ये खुद कमिश्नर गोसावी के पास बैठकर करते हैं कि लोग मेरी बात नहीं सुनते और लोग मुझे कामचोर बोलते हैं, निकम्मा बोलते हैं कि मुझसे कोई काम नहीं होता। ये खुद इस बात का इतराफ़ करते हैं। एनजीटी के वक्त में कश्मीर के शहर को निकल गए थे, ये शहर की आवाम जानती है। और मैं तो जो बुनकरों की नुमाइंदगी का दम भरते हैं यूसुफ इलियास साहब, इन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया, जिसकी वीडियो आज भी मौजूद है। मालेगांव शहर की आवाम को धोखा दिया, क्योंकि वो जिस बिरादरी की नुमाइंदगी का दम भरते हैं उस बिरादरी से उन्हें उनका कोई सरोकार नहीं है। ना तो मौसूफ इस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और ना ही इस बिरादरी के ताल्लुक़ से उनके दिल में कोई नर्म गोशा है। ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों हो। और वो शेर मेरी नज़र में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ऊपर पीट बैठता है कि ये शख्स जहाँ कहीं गया वहाँ इख्तिलाफ पैदा हुआ। कौन सा काम उन्होंने यानी मालेगांव की सैकड़ों मसाजिद के लिए किया, मदारिस के लिए किया। ये जिस मोहम्मदिया मदरसे के शेखुल हदीस है उस मदरसे का भी उन्होंने काम नहीं किया। ये जहाँ के पेश इमाम हैं वहाँ का भी उन्होंने काम नहीं किया। अगर उन्होंने कोई काम किया होगा तो वो खुद सामने आकर बताएं। कि जमीयत के अंदर भी ये गए तो वहाँ पर भी इन्होंने इंतशार पैदा किया। रूमर जो फैलाया जाता है कि अगर कहीं बुराई हो रही है तो एक ही खानवादे का नाम सामने लाया जाता है कि ये इनकी वजह से हो रहा है। और यहाँ तो हालत ऐसी है कि जो कारपोरेटर चुनकर आता है उनको काम करने का मौका नहीं मिलता। वो भी बरसरे इक़्तिदार के मरहून मिन्नत रहता है, उनके पास जाता है और वो जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम देखकर वो उसको फंड देते हैं तो ये कुछ काम कर पाते हैं। वरना अगर सही मानों में अपोजिशन की जाए तो इनके वार्डों में कोई काम नहीं होगा और इनको जो वोट देने वाले वो समझ जाएंगे कि इनको वोट देना अपनी वोट गटर में वोट डालने के मुतरादिफ है, इसलिए आगे उनको वोट नहीं दी जाएगी, ये ऐसा समझ सकते हैं। आम शहरी की हैसियत से अगर मैं मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का या मालेगांव शहर का जायज़ा लूँ तो एक चीज़ तो यही समझ में आती है कि मालेगांव शहर जो कल तक के निहाल साहब का मालेगांव कहलाता था, शब्बीर सेठ का मालेगांव कहलाता था, हारून अंसारी का मालेगांव कहलाता था, बाद में शेख रशीद का मालेगांव भी कहलाया। लेकिन इसी के साथ में मालेगांव शहर की शनाख्त मस्जिदों का शहर, मीनारों का शहर, तालीमी दरसगाहों का शहर, ये मालेगांव शहर की शनाख्तें रही। और गैर सियासी तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि काम की बुनियाद पर, काम करने और नहीं करने की बुनियाद पर 25 साल पहले शहर की आवाम ने निहाल साहब को मुस्तरद किया और शेख रशीद साहब को मौका दिया गया। शेख रशीद साहब ने असम्बली में जो भी काम उनकी हैसियत थी हुकूमत के नुमाइंदे के हिसाब से उन्होंने शहर में बहुत सारे काम किए। लेकिन उसके बाद में एक दौर आया, एक आलिम दीन को
शेख रशीद के ऊपर फौकियत दी गई और ये भी कहा गया कि इनके पेट में इतना जमजम है, इस तरीके के हवाले भी दिए गए। लेकिन काम की बुनियाद के ऊपर उन्होंने कोई भी कारकर्दगी अंजाम नहीं दी। ना असम्बली में उन्होंने कोई कारकर्दगी अंजाम दी और ना ही जमीयत के प्लेटफॉर्म से उन्होंने कोई कारकर्दगी अंजाम। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है 2007 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब सियासत में आने से पहले मुकामी जमीयत के सदर थे। मुकामी जमीयत के सदर की हैसियत से उन्होंने अपना एक नुमाइंदा, जिस वक्त मालेगांव कारपोरेशन का वजूद अमल में आया, निहाल साहब पहले मेयर बने, तो जमीयत का एक नुमाइंदा शकील केसिट वाले को छतरी देकर मुफ्ती इस्माइल साहब जनरल बोर्ड मीटिंग में भेजा करते थे और उस छतरी के ऊपर 7 शहीदों के नाम या शहीदों के यादगार के ऊपर नाम लिखा जाना चाहिए। ये एक तरीके से मालेगांव शहर की आवाम को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया। 2007 में हज़रत तीसरे महाज के नाम से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। नाम तीसरा महाज का था, लेकिन पार्टी रजिस्टर इंडियन मुस्लिम कांग्रेस के नाम से पार्टी रजिस्टर थी, उस नाम से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। पहली ही कोशिश में उन्होंने 27 सीट चुनकर लाई, उनका ही मेयर बैठा। लेकिन शहीदों की यादगार का मसला सर्द खाने में डाल दिया गया, उसको गोल कर दिया गया। आज तक के उस ताल्लुक़ से उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं। 2009 के इलेक्शन में वो असम्बली में आए। अगर कारपोरेशन से शहीदों की यादगार का मसला हल नहीं हो सकता था तो उसके लिए बेहतर मौका था कि हज़रत 2009 में असम्बली में चुनकर गया। अगर कोई अड़ी अड़चन है शहीदों की यादगार के ऊपर नाम लिखाने की, तो बहैसियत एमएलए वो वहाँ से काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने मालेगांव शहर की आवाम को सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल किया और अंदर अंदर उन्होंने जो बिरादरीवाद चलाया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी उन्होंने मालेगांव शहर की आवाम को धोखा दिया, क्योंकि वो जिस बिरादरी की नुमाइंदगी का दम भरते हैं उस बिरादरी से उनका कोई सरोकार नहीं है। ना तो मौसूफ इस बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और ना ही इस बिरादरी के ताल्लुक़ से उनके दिल में कोई नर्म गोशा है। मैं साफ और वाज़ेह लफ्ज़ में कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त एनजीटी का मामला आया, साइजिंगों के ऊपर मुसीबत आई, उस वक्त मौसूफ कश्मीर की सैर कर रहे थे, बांग्लादेश की सैर कर रहे थे और जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि एनजीटी इनकी वजह से आई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये साइजिंगों के ऊपर अगर कार्रवाई कर रही है तो ये शेख रशीद और आसिफ शेख रशीद की वजह से कर रही है, इनकी वजह से कार्रवाई कर रही है। शहर की आवाम ने देखा कि कारपोरेशन के अंदर बैठकर उसी आसिफ शेख रशीद ने असलम अंसारी, शकील जानी बेग को लेकर और कारपोरेशन के बाद में हुसैन सेठ कंपाउंड में जो लोग शेख रशीद की और आसिफ शेख रशीद की एंट्री वहाँ पर पसंद नहीं करते थे एनजीटी के लिए, वहाँ उनको टेबल लगा कर दिया गया और पूरे 109 साइजिंगों का उन्होंने वहाँ पर बैठ के काम किया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर खुद आसिफ शेख रशीद साहब ने वकील दिया और पूना के अंदर वो केस लड़ के कामयाबी हासिल की गई। लेकिन जिन लोगों ने एक साइजिंग से 13,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपया जमा किया था, वो एनजीटी के वक्त में कश्मीर की शहर को निकल गए थे। ये शहर की आवाम जानती है और मैं तो जो बुनकरों की नुमाइंदगी का दम भरते हैं यूसुफ इलियास साहब, इन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया जिसकी वीडियो आज भी मौजूद है। अब रह गई कारपोरेशन के अंदर इक़्तिदार होने के बाद में
इन्होंने कोई आज तक एक काम हम उंगली पे नहीं गिन सकते कि मेयर नजमुद्दीन के वक्त में कारपोरेशन ने क्या काम की है। उसके बाद उन्होंने अब्दुल मालिक यूनिस ईसा को मेयर बनाया, उन्होंने कौन सी कारकर्दगी अंजाम दी ये कोई नहीं बोल सकता। उसके बाद उनकी पार्टी से हाजी इब्राहिम नेशनल वाले मेयर बने, इनकी भी कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई काम नहीं है। अगर वो काम करना चाहते भी होंगे तो जो इनकी लीडरशिप कर रहे थे उन्होंने इन्हें कोई काम करने नहीं दिया, बल्कि वो सिर्फ डाल अब्दुल्ला गुड़ थैले में वाला काम वो करते रहे। और आज शहर में जो भी काम हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो उसके ज़रिए काम किया गया है, या आज की जो इस्लाम पार्टी है उसके ज़रिए काम किया जा रहा है। और आइंदा भी, आज मैंने अभी सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, आसिफ शेख रशीद साहब का बयान है कि हम 100 दिन का हिसाब आवाम के सामने पेश करने वाले हैं। तो एक शख्स जो 2014 से लेकर 2019 तक के एमएलए था, उसने हर साल अपनी कारकर्दगी का हिसाब आवाम के सामने दिया, लेकिन 2009 से 14 तक जो एमएलए था उसने ना कोई हिसाब दिया, ना उसका कोई काम आज हम ज़मीन के ऊपर देख सकते हैं। 2019 से लेकर 2024 तक के भी कोई हिसाब किताब नहीं है। 2024 से लेकर आज तक के भी तीसरी टर्म में कोई कारकर्दगी नहीं है। बुनकरों की रहनुमाई का दम भरा जाता है, लेकिन इनसे एक बुनकर सर्कल नहीं बना। आज एक बुनकर सर्कल वो नहीं बना सके। एनजीटी के वक्त वो गायब, साइजिंगों के मामले के वक्त गायब, पावर लूम के ऊपर मुसीबत आती है तो गायब, जब बिजली के दाम बढ़ते हैं तो मिनिस्टर इनसे मिलने के लिए मना कर देता है। कारपोरेशन में जब इनका इक़्तिदार रहता है तो कारपोरेशन के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड इनको पहचानने से इनकार कर देता है। इन्हें कोई इनको पहचान नहीं पाता। ये खुद सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर डांगे को फ़ोन करके बोलते हैं कि मैंने तुमको 18 मरतबा फ़ोन किया, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ये खुद कमिश्नर गोसावी के पास बैठकर करते हैं कि लोग मेरी बात नहीं सुनते और लोग मुझे कामचोर बोलते हैं, निकम्मा बोलते हैं कि मुझसे कोई काम नहीं होता। ये खुद इस बात का इतराफ़ करते हैं। उसके बाद अगर कोई लोग, कुछ लोग या बहुत सारे लोग अगर इनकी हिमायत में हैं, इनके साथ चलते हैं, तो मेरे समझ में नहीं आता कि इसका राज क्या है। काम करने वालों को लोग पीछे छोड़ देते हैं और जो काम नहीं करता लोग उसको क्यों लेकर चलते हैं, जबकि वो कोई काम का नहीं है। ये खुद भी बोलते हैं। मैंने तो सियासी आदमी हूँ, ऐसे लोग भी देखे हैं कि वो खुल्ला बोलते हैं, कमवा तो आसिफ ही से लेंगे लेकिन वोट होके नहीं देंगे। तो वजह क्या है? ये सीधी सी बात है कि जो बिरादरीवाद की हवा फैलाई जाती है, इस बिरादरीवाद की रौ में बहकर कुछ लोग इस तरीके के जुमले इस्तेमाल करते हैं। और आज बेदारी लाने की ज़रूरत है कि जो बिरादरी काम करने के लिए बिरादरी नहीं देखता, जो काम करने के लिए वार्ड नहीं देखता, जो इक़्तिदार पर रहता है, तो अपोजिशन के लोग जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि जब शेख रशीद साहब मेयर थे तो उन्होंने रमज़ानपुरा दयाना से चुनकर आने वाले सगीरुद्दीन मिंबर, उनकी ज़किया नज़ीरुद्दीन जो मिंबर थी, उनके लिए उनका लड़का काम करता था सगीर मिंबर, उन्होंने उसको फंड दिया। सायरा बानो शाहिद रेशम वाला, वो चुनकर आई। उन्होंने शेख रशीद साहब ने ये नहीं देखा कि वो कौन सी पार्टी का है, वहाँ काम की ज़रूरत थी तो शेख रशीद साहब ने वहाँ पर फंड दिया। जनता दल सेकुलर से सैयद सलीम गेरीज वाले की वहाँ से कोई लेडीज़ चुनकर आई थी। खिलाफ में थे वो लोग, लेकिन उसके बाद भी वहाँ काम की ज़रूरत को देखते हुए वहाँ उन्होंने काम किया। तन्नू मिंबर के लिए उन्होंने मुख्तार मुर्गा के घर के पीछे जो ओपन स्पेस है वहाँ पर उन्होंने लाइब्रेरी और हॉल बना कर दिया है।
शाहिद खान जो महाज से यानी मुफ्ती साहब के टिकट के ऊपर चुन के आ रहा है, बहुत सारा फंड उन्होंने शाहिद खान को दिया है। उन्होंने काम देखा, उन्होंने वार्ड नहीं देखा। और इसी तरीके से दीगर अमानतुल्लाह पीर मोहम्मद है, ये भी मुफ्ती साहब के पैनल से ही चुनकर आता है, लेकिन फ़ंड बराबर दिया उसको शेख रशीद साहब ने दिया। तो वहाँ कहाँ बिरादरीवाद देखी गई, वहाँ कहाँ कि यार ये हमारे मुखालफिन का वार्ड है, ये कहाँ देखा गया। लेकिन अगर शहर में ज़रूरत का काम है, आवाम की ज़रूरत है, तो उसके लिए उन्होंने बराबर फ़ंड दिया और उन्होंने काम किया। और यही बात है कि आज कारपोरेशन के इस इलेक्शन में आवाम ने इस मंत्र को समझ लिया था और यही वजह है कि आज इस्लाम पार्टी की 35 सीटें चुनकर आई हैं। और लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब लोग ये समझने लगे हैं कि हम एक ही बिल से कई मरतबा डसे गए हैं और अब डसे नहीं जाएंगे, ये एहसास लोगों में होने लगा है, ऐसा मेरी समझ है। ये बात तो ऐसी है कि मजलिस की जो नुमाइंदगी, इन्हें जो मजलिस के एमएलए हैं, वो मजलिस के नाम से सिर्फ एमएलए हैं, कारकर्दगी उनकी कोई नहीं थी। लेकिन मजलिस की जो बॉडी है, सदर और दीगर ओहदे जो हैं, वो शेख यूनुस ईसा खानवादे के पास में है। शेख यूनुस ईसा खानवादे ने मजलिस के नाम के ऊपर ना तो कोई बॉडी डिक्लेयर की, ना तो कोई तंजीमी ढांचा बनाया, ना तो कहीं पर ब्लॉक अध्यक्ष दिए गए, ना तो दूसरे कोई ओहदे दिए गए। मजलिस के नाम पर एक अकेले एमएलए साहब हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर कभी कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कोई काम, इन्हें तंजीमी ढांचा मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं दिया, बल्कि वो क्या, मैं जिस इलाके में जाऊंगा, मैं जिसका प्रचार करूंगा उसको वोट मिलेगी, वो चुन कर आएगा। इसके लिए उन्होंने अलग अलग वार्डों में कारपोरेशन इलेक्शन का टिकट देने के लिए कीमत तय की हुई थी। और ये लोगों को मालूम है, लोगों को समझ में आता है कि कौन वहाँ इन्हें पार्टी फंड भी देना पड़ता है, वो भी देना पड़ता है। जबकि इस्लाम पार्टी के अंदर जिन लोगों को उम्मीदवारी दी गई, वहाँ पार्टी फंड नहीं देना पड़ता, बल्कि पार्टी ने वहाँ पर अपने तौर से एक खर्चे किए हैं। और यही वजह है कि वो अब है। और अब लोग, मैंने इसके पहले भी कहा, कि अब लोग ये समझने लगे हैं कि काम करने वाले को ही तरजीह दी जाना चाहिए, इसके लिए लोग काम कर रहे हैं। एक चीज़ इस इलेक्शन में ऐसी देखी गई कि वो इस्लाम पार्टी से लगे रहे, 5 साल तक के लगे रहे। आइन वक्तों पे उनको किसी वजह से इस्लाम पार्टी ने उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जायज़ा लिया और उनको कहीं कमी उनकी महसूस हुई, तो उनको टिकट नहीं दिया गया। तो ऐसे ही लोग उठकर सामने उन्होंने फ़ंड भी दिया और वहाँ से उन्होंने टिकट भी लेके आया। और इसी तरीके से यानी उनके पास कोई मुस्तकिल उम्मीदवार उनके पास नहीं थे, इसलिए जिनको लड़ने की ख्वाहिश थी। और अगर ऐसा भी मैंने सुना है कि अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने किसी से 25 लाख रुपया मांगा है, तो उनको उससे ज़्यादा पैसा दिया गया है कि आप मुझे ही टिकट देना। लोगों की पसंद नहीं थी, लेकिन एक प्रेशर, एक दबाव, और फिर आकर कहीं पर कुर्ते का दामन आगे करके भीख की तरह उन्होंने वोट मांगा कि एक मरतबा मुझे और चांस दे दो, एक मरतबा मेरा, और मैं पहले काम नहीं कर पाया, अब मैं काम करूंगा। और इस तरीके का लोगों को झांसा दिया गया और लोग झांसे में आ गए हुलिया देखकर। उनका 5 साल तो ख़राब हो गया। लेकिन इस्लाम पार्टी आज कारपोरेशन के ऊपर, जो इक़्तिदार के ऊपर इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो तिकोन काम कर रहा है, जो मुसल्लस काम कर रहा है, उनकी कोशिश यही है कि जो लोग यानी नाउम्मीद हैं, मायूस हैं, उनको हौसला दिया जाए और उनको भी साथ में लिया जाए, क्योंकि वहाँ से वो मायूस हो चुके हैं। तो अब उनको साथ में जोड़ने की कोशिश
की भी जाएगी। और उनको क्योंकि इक़्तिदार है, हर एक के साथ इंसाफ करना ये इक़्तिदार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता है। और हमें उम्मीद है कि ये लोग जो है, पहले भी इन्होंने इंसाफ किया और आज भी ये लोग इंसाफ करेंगे और इस तरीके से शहर को हमवार करने की कोशिश की जाएगी। एमएलए वर्किंग कमेटी जो बनाई गई है, इसमें मजलिस के नाम से जो लोग चलने वाले हैं वो उसमें शामिल नहीं हुए। मैंने शफीक राना का इंटरव्यू सुना, मेरे समझ में नहीं आता कि वो बोलता है कि मैं MIM का मेंबर नहीं हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेंबर नहीं हूँ। उसके बावजूद उनको एमएलए वर्किंग कमेटी की सदारत उनको दे दी जाती है। जो लोग और हैं उनके साथ में शामिल, उनको कौन सी बुनियाद के ऊपर ये दिया जा रहा है? और वर्किंग कमेटी क्या? वर्किंग कमेटी जो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनी, इसके अगेंस्ट में एमएलए वर्किंग कमेटी बनाई गई। शुरू में इन्होंने कहा था कि जन्म दाखिले के मामले में हम लोग भी नुमाइंदगी करेंगे, 1-2 मरतबा कोर्ट में नज़र भी आए। लेकिन आज शहर की आवाम जानती है, या जो लोग इस मामले में कैद-ओ-बंद की सोहबतें झेल रहे थे, उनको मालूम है कि उनकी रिहाई के लिए किसने कितनी कोशिश की है और एमएलए वर्किंग कमेटी ने कितनी कोशिश की है। जन्म दाखिले के मामले में तो ये खुद शक व शुबे में थे। इन्होंने खुद उनकी जो संपर्क कार्यालय की एक मीटिंग में ये कहा था कि ये जो एजेंट हैं, इनकी थैली में तहसीलदार के सिक्के रहते और एक जो आदेश है, एक आदेश के ऊपर कई दाखिले ये बना के लाते। ये तो खुद जो एजेंट हजरात हैं उनको मुजरिम गर्दान रहे थे, तो ये उनका काम कहाँ से करेंगे? लेकिन माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो काम कर रही है, उसको चोट पहुंचाने के लिए, उस पर कदगन लगाने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए इन्होंने एमएलए वर्किंग कमेटी के नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब ऐसे वक्त में ये आज के अय्याम में सफ़र के लिए निकल जाते हैं, तो ये तो उनके ऊपर लोग बोलते हैं कि ये कोई काम करते नहीं, इनसे कोई काम होता नहीं। तो कहीं ना कहीं अपनी झेप मिटाने के लिए उन्होंने वर्किंग कमेटी के नाम को इस्तेमाल किया और हज पर जाने से पहले एक मीटिंग लेकर ऐसे तमाम लोगों को जमा करके उन्होंने उसके वर्किंग कमेटी के ओहदे तकसीम कर दिए। अव्वल तो ये है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए हैं, और अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकाम की बॉडी डिसॉल्व है, मुकामी तंजीमी ढांचा उसका अगर नहीं है, और आप महाराष्ट्र के वाहिद एमएलए हैं मजलिस के, तो आपको ऊपर से ऑर्डर ला के मजलिस के तंजीमी ढांचे को मजबूत करना चाहिए था, उसकी बॉडी बनाना चाहिए था। खैर, जिन लोगों के हाथ में आज मजलिस की बागडोर है, जो सदर हैं या शुमाली सदर हैं या जो ज़िम्मेदार हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनसे ओहदा लेकर आपको करना चाहिए था। लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं करते। तो सवाल ये होता है कि मजलिस की आड़ में अपनी खुद की ताकत जाहिर करने के लिए एमएलए वर्किंग कमेटी का नाम देकर एक बॉडी बनाई गई है। लेकिन मैं तो यहाँ तक कि जानता हूँ कि जिस वक्त एनजीटी का मसला आया था, तो कारपोरेशन में जाने की बजाय
परमिशन के लिए। एमएलए साहब प्रांत ऑफिसर के पास जाकर नुमाइंदगी कर रहे थे। इसी तरीके से आज जो एमएलए वर्किंग कमेटी है, जन्म दाखिले के बारे में क्या काम करना चाहिए इनको वो मालूमात नहीं है। 4 अलग अलग प्रभाग हैं। नाम जन्म दाखिले का अगर मसला आया तो पहले किसके पास जाना चाहिए, उनको ये सेंस नहीं है। या जो एसआईआर और मैपिंग का आज काम चल रहा है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एसआईआर का फुल फॉर्म भी ये लोग नहीं बतला सकते। मैपिंग किस तरीके से की जाएगी, कितने परसेंट हुई और इतना कम परसेंट क्यों हुआ, और बीएलओ की क्या जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल नहीं बतला सकते। राशन कार्ड के ऊपर आज जो है इतनी दिक्कत है कि ना तो वहाँ उसमें नाम बढ़ाए जा रहे हैं, तो ना तो नाम घटाए जा रहे हैं, ना तो राशन कार्ड डिवाइड किए जा रहे हैं। ये वहाँ पर कोई नुमाइंदगी नहीं करते। जो आज लीडर है एमएलए वर्किंग कमेटी का, जिसको सदर बनाया गया है, उसको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है, अगर वो कोई बात करता है तो वो सीधे एसपी के पास जाता है, मेमोरेंडम देता है, फ़ोटो खिंचाता है, नीचे आके स्टेटमेंट देता है और बात ख़त्म हो जाती है। कारपोरेशन से मुताल्लिक काम है तो कारपोरेशन में जाना चाहिए, ये वहाँ पर नहीं जाते। तहसीलदार से मुताल्लिक काम है तो तहसीलदार ऑफिस पे जाना चाहिए, ये वहाँ नहीं जाते। एफडीओ ऑफिस से मुताल्लिक काम है, राशन कार्ड के मुताल्लिक काम है तो वहाँ उनको नहीं देखा गया। ये उठ छूट जाते हैं तो एसपी के पास जाते हैं या पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और घेराव करने की बात करते हैं। तो ये इनको समझता ही नहीं कि कौन सा काम कहाँ से होगा और किस तरीके से होगा। तो ये आगे आवाम का काम कहाँ से करेंगे। ये सिर्फ एक टीम बनाए हैं और वो टीम बना के क्या करना चाहते हैं तो ये 2-3 दिन में और समझ में आ जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शुमाली सदर अलग हैं, ज़िलाई सदर अलग हैं। उन्होंने उनकी ये ज़िम्मेदारी थी तंजीमी ढांचा बनाने की, मजबूत करने की। और ये मेरी ऐसी समझ है कि ये पैरेलल तौर पर, मुतवाज़ी तौर के ऊपर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, मजलिस के नाम से ना करते हुए। और यही वजह है कि ये जब अपनी ताकत मजबूत करने के चक्कर में है तो मजलिस के जो ज़िम्मेदार हैं, चाहे सदर हो, चाहे शुमाली सदर हो, या मजलिस से जो राब्ता रखने वाले हैं, जो दारुल फतेह जिन्होंने बनाया, यूसुफ इलियास साहब, वो भी वहाँ पर नहीं दिखे। या जो यूनुस ईसा ख़ानदान से करीबी हैं वो कोई वहाँ पर दिखाई नहीं दिए। वहाँ जितने चेहरे दिखाई दिए वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के इर्द गिर्द घूमने वाले ही हैं और ये मजलिस के पैरेलल है। किसी भी वक्त हम ये सुन सकते हैं कि ये पूरा ग्रुप उठ के किसी दूसरी पार्टी में जा सकता है, ऐसे चांसेस ज़्यादा हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के ताल्लुक़ से तो ऐसा है कि पूरे मुल्क में आज़ादी की तहरीक के पहले से ये तंजीम मुसलसल फलती फूलती रही और जो तंजीम बड़ी हो जाती है वो बाद में इंतशार का शिकार भी होती है। और जमात की बात क्या करें, अगर हम अपने घर में देखेंगे तो हमारे घर में जब अफराद खाना बढ़ते हैं, रिहाइश तंग होने लगती है, तो हम लोग भी घर में इन्हें तकसीम कर देते हैं। 2 बच्चों को अलग कर दिए, 3 बच्चे को अलग कर दिए। तो इसी तरीके से जमीयत का भी हुआ। लोग चाहे जो बात बोले, लेकिन अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब, इन दोनों की क़यादत में 2 जमीयत का क़याम अमल में आ गया और वो पूरे मुल्क में उन्होंने इन्हें अच्छे ढंग से उन्होंने उसको तकसीम किया। हर जगह 2 जमीयत बनी। अरशद मदनी साहब के मानने वाले उनकी जमीयत में थे, महमूद मदनी साहब को मानने वाले उनकी जमीयत में थे,
और वही सिलसिला मालेगांव तक के भी आया। और मालेगांव तक के आया तो मालेगांव में भी अरशद मदनी की जो जमीयत है, जिसके सदर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, इनके ताल्लुक़ से मैं एक जुमला, यानी मोहम्मद शेवन साहब अक्सर ये शेर कहा करते थे इस्लामपुरे के, ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमां क्यों हो। ये उनका हमेशा ये शेर रहा करता था, किसी एक मखसूस शख्स के लिए वो कहा करते थे। और वो शेर मेरी नज़र में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ऊपर फिट बैठता है कि ये शख्स जहाँ कहीं गया वहाँ इख्तिलाफ पैदा हुआ। पहले ईदगाह ट्रस्ट जो है, लश्कर वाली ईदगाह है, वहाँ पर जो भी ट्रस्ट था, जब ये वहाँ मिंबर बनने के लिए गए कि यार मुझे भी ईदगाह ट्रस्ट का मिंबर बनाओ, वहाँ इख्तिलाफ पैदा हो गया। इनको जिस वक्त इनको मालेगांव जमीयत का सदर बनाया गया, मौलाना अब्दुल बारी कासमी, मौलाना अब्दुल कय्यूम कासमी और डॉक्टर इखलाक और इनके और साथ में चंद लोग, ये इन लोगों को वहाँ से अलग करने की कोशिश की गई। और मौलाना कय्यूम कासमी बाद में दिल्ली की जमीयत से मरकज़ से राब्ता कायम करके, क्योंकि मौलाना अब्दुल कादिर साहब, मौलाना अब्दुल कय्यूम कासमी के वालिद मौलाना अब्दुल कादिर साहब, ये मालेगांव शहर के पहले ऐसे आलिम थे जो दारुल उलूम देवबंद की जो मजलिस शूरा है उसके रुकन रह चुके हैं। और उसके बाद में जब उन्होंने अपने वालिद की खिदमत गिनाई तो उनको और मौलाना अब्दुल बारी कासमी को नासिक ज़िले की ज़िम्मेदारी दे दी गई कि आप लोग इसी जमीयत से रहें। और वो लोग वहाँ पर बाकायदा लग के वो काम करते हैं। अब इनकी जो कारकर्दगी है जमीयत के साथ में रहने के बाद में भी इन्होंने जमीयत में ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि जिस वक्त 2009 से 14 तक ये एमएलए रहे, इन्होंने जमीयत का कुछ नहीं। लेकिन आसिफ शेख रशीद साहब, उनका पहला ही इजलास था और बीजेपी की गवर्नमेंट थी और जमीयत के ऊपर पाबंदी लगाने की बात जब जिस वक्त की गई तो आसिफ शेख रशीद ने खड़े होकर बबांगे दहल जमीयतुल उलमा हिंद की नुमाइंदगी की। हालांकि मालेगांव जमीयत के सदर उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन हारे थे, उनके मुखालिफ थे, लेकिन जमीयत से आसिफ शेख का कोई बैर नहीं था। उन्होंने बराबर खड़े होकर जमीयत की नुमाइंदगी की और उस नुमाइंदगी का असर ये था कि आगे के इलेक्शन में ख़ुद गुलजार आज़मी साहब आकर उन्होंने अपने आसिफ शेख रशीद साहब का उन्होंने प्रचार भी किया। जिस वक्त उनसे पूछा गया कि आप मौलाना अरशद मदनी की जमीयत से ताल्लुक़ रखते हैं और इस इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में खुद जमीयत का मुकामी सदर असम्बली का उम्मीदवार है, उसके बाद आप उसके मुखालिफ उम्मीदवार आसिफ शेख रशीद के लिए क्यों हिमायत दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जमीयत के लिए मुफ्ती इस्माइल ने जो जमीयत के सदर हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है, लेकिन आसिफ शेख रशीद ने पूरे महाराष्ट्र भर के जमीयत की नुमाइंदगी की है। इसके लिए उसका हक बनता है कि हम उसके लिए काम करें। बाद में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जब महाराष्ट्र जमीयत का इलेक्शन आया तो इन्होंने भी पर्चा नामजदगी के लिए फार्म भरा, लेकिन ऊपर से उनको ये कह दिया कि कोई सियासी शख्स जमीयत का मेंबर नहीं बनेगा। तो जब कोई सियासी शख्स जमीयत का मेंबर नहीं बनेगा, इस तरीके का खुलासा हो गया, उनको जब महाराष्ट्र जमीयत का फार्म नहीं भरने दिया गया तो उसूली तौर पर इनको मुकामी जमीयत से भी इस्तीफ़ा दे के किसी तीसरे शख्स को जमीयत का सदर बना देना चाहिए था। लेकिन छूटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई कि मिज़दाक ये कुर्सी से चिपके बैठे हुए थे। और जब उनको फार्म भरने नहीं दिया गया जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र का, तो इन्होंने मौलाना हलीमुल्ला कासमी साहब के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए। और जब वो हिसाब देने के लिए आए तो ये वहाँ से भाग खड़े हुए। इसकी भी वीडियो शहर के आवाम ने देखा है और बहुत सारे सोशल मीडिया पर आज भी महफूज है। इलेक्शन में
2007 में इन्होंने 27 सीट चुनकर लाए। 2012 के इलेक्शन में इनकी सीटें कम हो गई। 2017 के इलेक्शन में जनता दल से गठबंधन करने के बाद इनकी 19 ही सीट थी और बाकी जो है वो जनता दल की थी। और इस इलेक्शन में अभी जो हुआ है, हाल ही में जो इलेक्शन हुआ है, इसमें भी मजलिस के नाम पर सिर्फ 21 सीट ही चुनकर आई है। यानी इनका ग्राफ हमेशा घटता गया है। और मुखालिफ में जो इन्हें चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे आज इस्लाम पार्टी रही हो, इसकी सीट हमेशा इन्हें पहले 9 थी, उसके बाद फिर 16 चुनकर आई, फिर उसके बाद 25 चुनकर आई, फिर उसके बाद 28 चुनकर आई। ज़िमनी इलेक्शन में एक सीट बढ़ के 29 हो गई। और आज इस्लाम पार्टी के नाम से वही ग्रुप है, शेख रशीद खानवादा है, आज इनकी 35 सीट चुनकर आई है। तो कहीं ना कहीं इनके आवाम के अंदर काम करने का तरीका है, तो काम करते हैं लोग। इन अगर अपोजिशन में भी हैं, इन्हें जहाँ से मजलिस के लोग चुनकर आए हैं, तो भी वहाँ जो कांग्रेस पार्टी का या इस्लाम पार्टी का जो नुमाइंदा काम करता है, उसको काम करने का मौका मिलता है। और यहाँ तो हालत ऐसी है कि जो कारपोरेटर चुनकर आता है, उनको काम करने का मौका नहीं मिलता। वो भी बरसरे इक़्तिदार के मरहून मिन्नत रहता है, उनके पास जाता है और वो जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम देखकर वो उसको फंड देते हैं, तो ये कुछ काम कर पाते हैं। वरना अगर सही मानों में अपोजिशन की जाए तो इनके वार्डों में कोई काम नहीं होगा। और इनको जो वोट देने वाले वो समझ जाएंगे कि इनको वोट देना अपनी वोट गटर में वोट डालने के मुतरादिफ है, इसलिए आगे उनको वोट नहीं दी जाएगी, ये ऐसा समझ सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का कारपोरेशन के कारोबार से कोई सरोकार नहीं, इनको कारपोरेशन समझती भी नहीं। अभी जिस वक्त प्रशासक राज था, रसूलपुरा, बोराबाग और आपके इलाकों में बायकल्ला झोपड़पट्टी के लोगों का एक मोर्चा, इन्होंने मोर्चा बाकायदा ये लेकर गए थे और इनका मुतालबा था कि पानी एक दिन नागे की बजाय अब रोज़ाना दिया जाए। और उसी मोर्चे में गार्ड इनको पहचानने से इनकार कर दिया था। ये जब वहाँ पर गए, उन्होंने तो इंजीनियर को बुलाया, वाटर सप्लाई इंजीनियर आया, मैं कौन हूँ, और उसको उन्होंने इन्हें वो कहा कि यार इसको बता कि मैं कौन है। गार्ड से ये अपना तारुफ करवाने के लिए बात की है। और जब इन्होंने अपने मोर्चा लाने की बाबत जब उन्होंने बात की कि यार हम इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए आए हैं, तो इंजीनियर ने उनको इस तरीके से समझाया कि ये जो एक दिन नागे से पानी मिल रहा था, इनका मोर्चा जाने से 2 दिन नागे से, उसी वक्त 2 दिन नागे का ऐलान कर दिया गया कि अभी इतना पानी हमारे पास सिल्लक है इस तरीके से, और हमको जुलाई तक के पानी चलाना है। इसके लिए अब आज आने वाले ये जो रूटिंग रहेगी पानी की, वो 2 दिन नागे से रहेगी। तो इनको कारपोरेशन समझती नहीं है। तो उनके जो लोग उनके मानते हैं, उनको वोट देते हैं, वो तो उल्टा असर ले लेते हैं कि यार ये तो हम इनको बोले थे कि यार एक दिन नागे का पानी रोज़ाना मिलने चाहिए, ये एक दिन नागे का पानी अब 2 दिन नागे से करवा दिए, ऊपर से गार्ड हकाल दे रहा है, पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं। तो ये वहाँ कोई कार्रवाई, अब ये उठते छुटते कारपोरेशन के ऊपर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगा देते, बरसरे इक़्तिदार के ऊपर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगा देते। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अगर कहीं पर बदउनवानी हुई है उसकी निशानदही तो करो, उसकी निशानदही तो होना चाहिए कि ये इस तरीके का नहीं, इस तरीके का काम होना चाहिए, इसमें इतना गबन हुआ है या इतना ख़राब काम किया गया, ये किया गया। सिर्फ वो इल्ज़ाम लगाने से बात नहीं बनती। अगर बदउनवानी है तो उसको उजागर करो, और अगर कोई बदउनवान है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, चाहे फिर वो वक्त का मेयर ही क्यों ना हो, कारपोरेटर ही क्यों ना हो, कमिश्नर ही क्यों ना हो। अगर वो बदउनवान है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि अगर इस तरीके का कोई मामला रोका जाता है तो उसको सज़ा भी मिलती है, उसका तबादला भी किया जाता है, लेकिन हजरत से ऐसा भी आज तक के कोई काम नहीं हो सका। दूसरे जो भी मालेगांव के लीडर हैं, चाहे शेख रशीद साहब हो, आसिफ शेख रशीद साहब हो, हर एक के उनके जानशीन हैं, दूसरे एंड से हैं कि अगर आसिफ शेख रशीद नहीं मिले तो खालिद हाजी मिल जाए, खालिद हाजी नहीं मिले तो वहाब मिल जाए, या अगर वहाब भी ना मिले तो शकील जानी बेग मिल जाए, असलम अंसारी मिल जाए, साबिर गौहर मिल जाए, कोई ना कोई उनका सब्स्टिट्यूट है। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का सब्स्टिट्यूट उनके 2 बच्चे हैं, और उन्होंने खुद इस्लामी हालिया कारपोरेशन इलेक्शन में कहा था कि मेरा जो बच्चा अब्दुल्ला है ये इस्लामपुरे में रात के 2:30-3 बजे रात तक के रहता है। लोगों का काम सुबह से लेकर शाम तक के होता है, ज़रूरत सुबह से लेकर शाम तक की होती है, ऑफिसों का काम सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है। लेकिन अब्दुल्ला की खुसूसियत ये है कि ये रात में 12 बजे से 2:30-3 बजे रात तक के अंसार रोड, निसात रोड के ऊपर मिल जाएगा। तो उस वक्त ऑफिस का कौन सा काम हो जाएगा? अगर अब्दुल्ला से मुलाकात हो गई तो कौन सा काम, उस वक्त तो सिर्फ खाने का काम रहता है। सूझबूझ से मुताल्लिक, अब सूझबूझ से मुताल्लिक ऐसा है कि सियासी शऊर जब खुद मुफ्ती इस्माइल साहब में नहीं है तो उनके बच्चों में कहाँ से आएगा। हाँ, वो एक पाए के आलिम हैं, मुफ्ती हैं, अच्छे आलिम हैं, तो उनके बेटे भी हाफिज़ हैं, उनके सीनों में कुरान है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि उनको जो काम उनको अच्छा आता है, दीन की खिदमत, वही उनको करना चाहिए। कुरान का जो असल है वही काम उनसे लिया जाना चाहिए। उनको ज़बरदस्ती ये सियासत में ढकेल रहे हैं और इस्लामपुरे की 1 सीट कम कर दिए अपने बच्चे को डाल के। तो ये खुद अब इस्लामपुरे के लोगों को भी सोचना चाहिए कि आपने मुफ्ती इस्माइल साहब का नाम देखकर, उनका चेहरा देखकर, उनकी तरफ देखकर आपने खुद अपना एक नुमाइंदा कम कर लिया है। आसिफ शेख रशीद हो या जो भी सियासी लोग हैं, वो जो काम करते हैं तो लोगों के सामने रहता है, लेकिन प्रचार जिस ढंग से किया जाता है, रोमर जो फैलाया जाता है, कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान का हाथ, रोमर जो फैलाया जाता है कि अगर कहीं बुराई हो रही है तो एक ही खानवादे का नाम सामने लाया जाता है कि ये इनकी वजह से हो रहा है। जैसे आज नशा मुक्त का चल रहा है ना। अब नशा मुक्त के अंदर पकड़ा कौन जाता है, बेचता कौन है, लेकिन पीछे से इल्ज़ाम इसी तरीके से लगाए, ऐसा जाहिर किया जाता है कि ये यानी उनके मुखालिफ का जो खानवादा है वो इसमें पूरा मुलव्वस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं मुफ्ती साहब ने अभी असम्बली इलेक्शन के वक्त में नए इस्लामपुरे के जलसे में कुछ कंडोम की बातें की थी कि 200 कंडोम किसी मेडिकल से जाते हैं। अब अगर उस कंडोम की बात ली जाए तो आज के माहौल में जिनके ऊपर ज़िना बिलजबर के इल्ज़ाम लग रहे हैं, जिनके ऊपर 376 की कलम लग रही है, जो पकड़े जा रहे हैं, वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो शहर को ये भी ध्यान देना चाहिए कि रूमर जो फैलाया जाता है वो हकीकत नहीं होता, हकीकत कुछ और है, बतलाया कुछ और जाता है, आवाम को धोखा दिया जाता है। और आवाम को ये अब समझ लेना चाहिए कि अपनी दुकान चमकाने के लिए ये मुखालफिन को कहाँ तक के बदनाम करेंगे, काम काज के नाम, और काम काज के नाम के ऊपर जो है वो अब लोगों को वोट देना चाहिए और उनके साथ जाना चाहिए। जो हमारा काम करे उसका साथ दे, उसका ज़ाती फेल क्या है उसके ऊपर ध्यान ना दे। मालेगांव में कौम के जो इदारे हैं, आपने स्पिनिंग मिल का नाम लिया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का नाम लिया, जनता बैंक का नाम लिया, कौम के ही इदारे में दी पक्का रंग सोसाइटी भी है। वहाँ का एक मखसूस ग्रुप है, वो मखसूस लोग हैं, और इन इदारों से जो मुंसलिक जो लोग हैं, ये सच बात है कि जो ज़िम्मेदार हैं वो उसमें से कोई मुफ्ती साहब के पार्लियामेंट्री बोर्ड का सरगुना है, बड़ा है,
कोई दीगर पार्लियामेंट्री बोर्ड के रुकन में हैं। लेकिन आज स्पिनिंग मिल का हाल हम देख सकते हैं कि जिस वक्त वो कन्वर्टिंग पे चलती है तो मुनाफे में चलती है, लेकिन जब डायरेक्टर लोग उसके यानी जब बॉडी चलाती है तो वो नुकसान में चलती है। आज स्पिनिंग मिल बंद पड़ी हुई है। 2019 से लेकर 24 तक और 24 के बाद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब मालेगांव के एमएलए हैं, बुनकरों की रहनुमाई का दम भरते हैं। तो क्या स्पिनिंग मिल बुनकरों की नहीं है? मेरा सवाल खुद मुफ्ती साहब से है या उस इदारे के जो डायरेक्टर हैं उनसे मेरा सवाल है कि आप कितनी मरतबा मुफ्ती इस्माइल साहब के पास गए और मुफ्ती इस्माइल साहब ने मालेगांव कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल को बचाने के लिए, उसको इन्हें वो करने के लिए, वहाँ फंड गवर्नमेंट से फंड दिलाने के लिए कितनी मरतबा उन्होंने रहनुमाई की, जबकि बुनकरों का इदारा है ये। दूसरा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक ऐसा इदारा है जो खुद कफील है। वहाँ पर किराया आता है और उसी से वो चलता है और वहाँ के फंड में इजाफा हो रहा है। बल्कि MIDC में उन्होंने जगह खरीदी है और वो बराबर उसका काम कर रहे हैं। आज इंडस्ट्रियल सोसाइटी के मार्फत दूसरी रियासतों में साड़ियाँ बनाकर दी जा रही हैं। वो सोसाइटी अपनी जगह काम कर रही है। तीसरा इदारा जो जनता बैंक है, जनता बैंक में शेयर होल्डर से इतने हैं, अकाउंट होल्डर से इतने हैं, खातेदार इतने हैं कि वो हर साल करोड़ों का मुनाफा दे रही है। वहाँ इनका कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग बिरादरी के नाम पर अगर उनका साथ देते हैं तो उनकी गलत फहमी है। जिस वक्त स्पिनिंग मिल का मामला आया, अभी नोटिस वगैरह लगी थी, तो उस वक्त दीगर लोगों ने ही, दूसरे लीडरों ने ही, जिनको बुनकर मुखालिफ बोला जाता है, वही लोग खड़े होकर उन्होंने मदद की है। ये बात समझनी चाहिए। वक्फ तरमीमी एक्ट जब बना, पूरे मुल्क का मुसलमान ये तशवीश में मुब्तला था कि अब हमारी मस्जिदों का, कब्रस्तानों का, खानकाहों का, दरगाहों का क्या होगा, कौन सा कानून लाया जाएगा, कौन सा काला कानून बनाया जाएगा। इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हुई। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुल्क की दीगर मुल्क या रियासत की बात छोड़ो, मालेगांव शहर जो मस्जिदों मीनारों का शहर कहलाता है, तालीमी दरसगाहों का शहर कहलाता है, मदारिस का शहर कहलाता है। हम बड़े दावे के साथ कहते हैं कि यहाँ से हर साल इतने हुफ़ाज़ निकलते हैं, इतने उलमा निकलते हैं। लीडरान की अगर बात की जाए तो अलहाज हारून अहमद अंसारी, काजी अब्बास अली, आज़ाद अंसारी, निहाल अहमद, शेख रशीद, हाजी शब्बीर सेठ, ये सभी मुस्लिम लीडर मालेगांव में रह चुके। मुस्लिम लीडर रहे, रोज़े नमाज से इनका संबंध रहा। लेकिन इन सब के मुकाबले में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, मज़हब से सबसे ज़्यादा करीब, जामा मस्जिद के पेश इमाम, ईदगाहों के पेश इमाम, खतीब व इमाम ये रहे। ठीक है, सियासत उनको नहीं समझती, वो उनका रास्ता नहीं था, वो वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन मजहबी काम में भी मौलाना उमरैन उड़ जाते हैं वक्फ के नाम पर। मुस्तकीम, डिग्निटी और आसिफ शेख रशीद माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जिस वक्त बनाते हैं तो वो जन्म दाखिले के साथ साथ वक्फ के लिए काम करेंगे, ऐसा उनका ऐलान होता है। और सिर्फ वो ऐलान नहीं होता, बल्कि 5 ज़िलों की मीटिंग लेकर पूरे 5 ज़िलों के अंदर इन्हें
नासिक, अहमदनगर, धुलिया, नंदुरबार, जलगांव, इन 5 ज़िलों के अंदर लोगों को बुलाकर सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, काम किया जाता है और एक रास्ता निकाला जाता है कि किस तरीके से मसाजिद को बचाया जाएगा, किस तरीके से काम किया जाएगा। लेकिन एक आलिम दीन होकर, शहर के नुमाइंदे होकर, उनका हक है, क्योंकि वक्फ जो है ये मालेगांव कॉरपोरेशन का नहीं है, ये कलेक्टर की तरफ से आया हुआ काम, यानी आया दिया गया इदारा नहीं है, बल्कि ये महाराष्ट्र के हुकूमत महाराष्ट्र का एक बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जो है वहाँ, और वहाँ पर आलिम दीन नुमाइंदगी कर रहा है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब वहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस ताल्लुक़ से कौन सा लाया अमल तैयार किया, कौन सा लोगों को बेदार किया, कौन सा काम उन्होंने यानी मालेगांव की सैकड़ों मसाजिद के लिए किया, मदारिस के लिए किया। ये जिस मोहम्मदिया मदरसे के शेखुल हदीस है, उस मदरसे का भी उन्होंने काम नहीं किया। ये जहाँ के पेश इमाम हैं वहाँ का भी उन्होंने काम नहीं किया। अगर उन्होंने कोई काम किया होगा तो वो खुद सामने आकर बताएं। मैंने इसके पहले भी कहा कि जमीयत के अंदर भी ये गए तो वहाँ पर भी इन्होंने इंतशार पैदा किया और वक्फ के ताल्लुक़ से भी इन्होंने कोई कारकर्दगी नहीं की, जबकि उसके मुकाबले में ये जिसको जाहिल बोलते हैं, इन लोगों ने ऐलान किया और 5 ज़िलों की मीटिंग लेकर उनके मसाइल सुने, उसको हल करने की कोशिश की और हर मस्जिद में जाकर खुद टीम बनाकर दौरा किए और क्या क्या मसाइल हैं। और उसके बाद में फिर एक मरतबा उन्होंने उर्दू घर में बुलाकर किसके क्या काम बाकी हैं और कितनी उसकी मुद्दत है, और वक्फ में जो माहिरीन है, उस काम के जो माहिरीन हैं, उनको बुलाकर उन लोगों ने उसकी भी रहनुमाई की। लेकिन एक आलिम दीन इस तरीके की कोई रहनुमाई नहीं कर सका। इसका हमको बहुत अफसोस है।